नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज के बलिदान दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। एक और ये महान सिख गुरुओं का इतिहास है जो हम सबके सामने आज भी स्वर्णाक्षरों में है, जो हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, हमको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरी ओर वे चुनौतियां जो हमारे सामने आज भी दिखाई दे रही हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यहां सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एकजुट होकर के, सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बने। उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए इस बारे में अपने आप को तैयार करना है कि गुरु परंपरा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक और जो शहादत की एक लंबी परंपरा सिख कौम ने देश के लिए दी है, धर्म के लिए दी है, यह हम सबका एक जीवन है। हमें एक नई जीवंतता प्रदान करता है। हमें उसका अनुसरण करना है, उसको अपना इतिहास मानना है, उसका अपने जीवन का हिस्सा मानना है और वही हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए एक आधार हो सकता है। अगर हम उसका अनुसरण करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका वामपाकर नहीं कर पाएगी, क्योंकि गुरु परंपरा में दिव्य विभूतियां हैं। उधर निवेश मित्र पोर्टल पर बैंकिंग के लेन देन पर अब चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि निवेश के सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र पर जल्द बैंकिंग लेन देन पर लगने वाला चार्ज खत्म हो जाएगा। पेमेंट गेटवे से जुड़े वाले बैंकों की संख्या भी बढ़कर 11 हो जाएगी। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में बैंकों की अधिकारियों के साथ में हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। निवेश मित्र देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो पोर्टल है और 42 विभागों की 500 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं इससे जुड़ी हुई हैं। इन्वेस्ट यूपी इसकी नोडल एजेंसी है। पोर्टल को और सुविधाजनक बनाने के लिए गुरुवार को सीईओ ने बैठक की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत के शीर्ष संगठन सीएसआई की कॉन्फ्रेंस का आयोजन चल रहा है। ये कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर से शुरू हुई, जो कि 8 दिसंबर तक चलेगी और इस कॉन्फ्रेंस में देश के जाने माने सभी कार्डियोलॉजिस्ट भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के एजेंडे ने जो है हृदय संबंधित अलग अलग जटिल बीमारियों की विस्तृत चर्चा हुई है। अलग अलग राज्यों से हृदय विशेषज्ञ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान केंद्र में एकत्रित रंग या हृदय रोग के बारे में अपनी राय रखी और इस कॉन्फ्रेंस में कार्डियोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च के बारे में भी विस्तार से बताया। इसी कॉन्फ्रेंस में नोएडा से शामिल हुए डॉक्टर गौरव शर्मा ने कहा कि नई दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग में प्रैक्टिस की जा रही है। उन्हें भी अपने रिसर्च पेपर को भेजा।
उधर महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए इस बार विशेष इंतजाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप स्वस्थ महाकुंभ की योजना को साकार करने के लिए मेला क्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है और इस बार के महाकुंभ में श्रद्धालुओं से लेकर महात्माओं तक के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष चिकित्सकों की बड़े पैमाने पर तैनाती की जा रही है। और इसी क्रम में यहां महाकुंभ नगर के परेड ग्राउंड में 100 बेड का अस्पताल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। सीएम योगी के आने से पूर्व 10 बेड के आईसीयू को पूरी तरह से रेडी कर लिया गया है। उधर पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तर पूर्व के विविध रंग राष्ट्रीय राजधानी में एक सुंदर इंद्रधनुष बना रहे हैं। पीएम ने आगे कहा कि आज जिन स्टॉलों का दौरा किया है उनमें से ज्यादातर महिलाएं थी। आज दिल्ली पूर्वोत्तरमय हो गई है। पूर्वोत्तर के विविधता भरे रंग आज राजधानी में एक सुंदर सा इंद्रधनुष बना रहे हैं। आज हम यहां पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आने वाले 3 दिन तक ये महोत्सव हमारे नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य पूरे देश को दिखाएगा, पूरे विश्व को दिखाएगा। यहां व्यापार कारोबार से जुड़े समझौते होंगे। नॉर्थ ईस्ट के उत्पादों से दुनिया परिचित होगी। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, वहां की कुजीन आकर्षण का केंद्र होगा। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे अचीवर्स हैं, जिनमें से अनेक पद्म पुरस्कार विजेता यहां मौजूद हैं, इन सभी की प्रेरणा के रंग बिखरेंगे। ये पहला और अनोखा आयोजन है जब इतने बड़े स्तर पर नॉर्थ ईस्ट में निवेश के द्वार खुल रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों के साथ साथ दुनिया भर के निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है। नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल क्या है, ये हम यहां जो प्रदर्शनी लगी है, यहां जो हाट बाजार में भी अगर जाएंगे तो हम अनुभव कर सकते हैं उसकी विविधता, उसके सामर्थ्य को। मैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव के आयोजकों को, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के निवासियों को, यहां आए सभी निवेशकों को, यहां आने वाले सभी अतिथियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 100-200 साल के कालखंड को देखें तो हमने पश्चिम की दुनिया का, वेस्टर्न वर्ल्ड का एक उभार देखा। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर स्तर पर दुनिया में पश्चिमी क्षेत्र की एक छाप रही है और संयोग से भारत में भी हमने देखा है
कि जो हमारा देश को अगर हम देखें नक्शा पूरा, तो पश्चिमी क्षेत्र ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में बड़ी भूमिका निभाई है। इस वेस्ट सेंट्रिक कालखंड के बाद अब कहा जाता है कि 21वीं सदी ईस्ट की है, एशिया की है, पूर्व की है, भारत की है। ऐसे में मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि भारत में भी आने वाला समय पूर्वी भारत का है, हमारे पूर्वोत्तर का है। उधर विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जापान आज अपने सेमीकंडक्टर क्षेत्र को पुनर्जीवित कर रहा है और भारत भी बहुत लंबे समय की उपेक्षा के बाद सेमीकंडक्टर मिशन पर काम कर रहा है। Your first question, how would a Trump administration look at the Quad? You know, the Quad this time actually was restarted by the Trump administration. In fact, 2017, it was the first year of the Trump administration when it started at a vice minister's level. Then in 2019, it was again under the Trump administration that it moved from the vice minister's level to the foreign minister's level. In 2020, when there was almost a global lockdown, one of the few physical diplomatic meetings which took place in the calendar year 2020 was actually a Quad meeting in Tokyo. So, if I were to go by the past record, in fact, I would argue that the Trump administration deserves a lot of the credit for the takeoff of the Quad in its second incarnation. And and the fact that the Quad has since advanced would only validate their judgment. And there is every reason for us to expect that, they would say, we got it right the first time, it's done well, and therefore we should keep with it. I think that's a reasonable extrapolation from where they started. In many ways, most of us are conversant with President Trump's views about alliances and, America's share and burden sharing and things like that. Now, those concerns and those arguments actually don't apply to the Quad at all. Yes. Because, Quad is a kind of everybody pays their fair share. So it's like everybody goes for dinner and you split the bill and everybody thinks it's the right thing to do. So if one looks at some of the concerns which President Trump has articulated in terms of America's commitments and why is America doing so much, that doesn't apply to Quad. In fact, Quad is a kind of model which is very comfortable with a much more everybody pays their share outlook of international engagement. On your second question, look, what has happened in the Quad is there are many debates which happen in the Quad, which happens, 4 countries with 4 different histories. You agree on some things, you don't agree on some things. Often what happens is when you don't agree on an issue, then another country would come and say, that country is a weak link. In our country, very frankly, people have said Japan is the weak link at times. There were times when the administration transitioned in the United States. Nobody was initially sure how the transition would affect the Quad. And remember, Australia was the country which in the initial round of Quad, we felt the Australians pulled the plug on Quad and the Australians felt they should pull the plug before we pulled the plug on Quad. So
some of this happens. I think today we are beyond that phase. I don't think there is a weak link in the Quad at all. In fact, if again, I mean, it's very interesting if you ask, let us say, somebody like Mike Pompeo, saying, okay, at the end of your tenure as Secretary of State, tell me 4 or 5 big achievements, he would put Quad one of them. I suspect if you ask Tony Blinken the same question next month, he'll probably give you the same answer. So the fact is today, meeting by meeting, quarter by quarter, year by year, level by level, Quad is actually growing. You look at the agenda of Quad, it's actually one of the most expansive sort of intergovernmental coordination that is today in evidence. उधर साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रूस भारत में निवेश क्यों कर रहा है विषय पर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनते हैं। सपना, पहले आपका सवाल रशिया के इन्वेस्टमेंट को लेके है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि भारत के जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया हो, और जिस प्रकार का हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि दुनिया में हम अपने आप को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। इसमें आपने देखा होगा कि कई एक सारे विदेशी कंपनी यहां पर पिछले कुछ सालों में आई हैं, और हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन को प्रमोट करने का जो हमारा सिलसिला है उसमें काफी मजबूती आई है। रशिया से भी इन्वेस्टमेंट आए हैं, और हम चाहते हैं कि और जो हमारी जितने यहां पर पोटेंशियल है उसको और इस्तेमाल किया जाए, और हमारे जो आर्थिक नाते हैं रशिया के साथ, इन्वेस्टमेंट ट्रेड के नाते हैं, और मजबूत हों। ये अच्छी बात है, इससे और लोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वो देखेंगे किस प्रकार का काम हम यहां कर पा रहे हैं, किस प्रकार से हमारी चीजें जो यहां बनती है वो दुनिया में किस प्रकार से खड़ी उतरती है, उसकी क्वालिटी हो, उसकी किफायत दाम हो, सब चीज को लेकर लो कॉस्ट हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हिंदुस्तान को बड़े नजदीकी से देखा जा रहा है, एक अच्छे डेस्टिनेशन के। उधर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के निर्माण दिवस पर बृहद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई वंचित है, कोई पीड़ित है, प्रताड़ित है, शोषित है, दुनिया के उन कोटि कोटि मानवों के उद्धार की आवाज है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जीवन को एक नई दृष्टि देने वाले, जीवन को एक नई दिशा देकर के उनके जीवन में भी खुशहाली आए, इसको एक नई दिशा देने वाले किसी एक नाम की चर्चा होती है तो वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की होती है। और इसीलिए उस महामानव का स्मरण उनकी जयंती के अवसर पर, उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर न केवल हम लोग करते हैं, बल्कि आज के दिन पर समाज रचना से जुड़े हुए राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले किसी भी बड़े अभियान में वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बगैर वे सभी कार्य अधूरे माने जाते हैं। सचमुच जो कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया, एक लंबे समय तक सैकड़ों वर्षों से चली आ रही उन कुप्रथाओं को समाप्त करने, दलितों, वंचितों, शोषितों को उनका अधिकार प्राप्त हो सके, इसके लिए उनके द्वारा किया गया प्रयास यह अभिनंदनीय है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भले ही उन्होंने अत्याचार सहे होंगे, अन्याय सहा होगा,
लेकिन उनका कार्य देश के लिए था, समाज के लिए था। कभी भी उन्होंने अपने चेहरे पर वे बातें नहीं आने दी और अंतिम दम तक वह देश के शोषित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए लड़ते रहे और उन्हें न्याय दिलाने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। बहनों और भाइयों, यहां पे चर्चा हो रही थी। जो बातें यहां पर इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने जो बात अपने उद्बोधन में कही, आज आप एक चर्चा लगातार सुन रहे होंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने, याद करिए, जो लोग आज समाज को धोखा देते हैं, झूठा प्रलाप करते हैं, उन्होंने उस समय भी जब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव जलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य ओर चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। यह संकल्प था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और स्वतंत्र 1947 में 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया, पाकिस्तान प्रस्थ जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहला और अंतिम भारतीय ही रहूंगा, यानी जन्म अगर भारतीय के रूप में मैंने लिया है तो मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय के रूप में ही निकलेगी। और आजीवन उन्होंने इस व्रत का पालन किया। लगातार वह दलित समुदाय के लिए कार्य करते रहे, उसको आगाह भी करते रहे। जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को माना, वे भारत के अंदर सुरक्षित हैं, आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हर प्रकार का सम्मान और सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का दायित्व। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन को विचलित